सबसे पहले हम कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं और जितने प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी देखिए और हमारे दर्शक तो खास तौर पर देखिए कि 2004 से लेकर 2019 तक आते आते ओबीसी वोट शेयर किस तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है। 2004 में जहां कांग्रेस को 24%, 23% लगभग बराबर बीजेपी को, 43% क्षेत्रीय पार्टियों को, तो उसके बाद देखिए 2009 आते आते 24 बीजेपी का शेयर घटता है 2009 में, वो 22 पर लुढ़कते हैं और 42% क्षेत्रीय दलों का भी लुढ़कता है। वहीं 2014 आते आते कांग्रेस 15 पर सिमट जाती है, 15% ओबीसी वोट शेयर, और ये इजाफा होता है लगभग 12% का बीजेपी के लिए, 34% उधर चले जाते हैं और 43% रह जाते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के पास। अब आइए 2019 में कांग्रेस 15 बरकरार रखती है लेकिन 44 फिर 10% का राइज बीजेपी के ओबीसी वोट शेयर में होता है और 44 पर वो पहुंच जाते हैं और 27 पर क्षेत्रीय पार्टियां सिमट कर रह जाती हैं। यहीं से मेरा पहला प्रश्न आपसे, अगर 2019 के चुनाव में 44% ओबीसी वोट अजय आलोक जी आपकी पार्टी को मिला, क्या यही वजह है कि विपक्ष ये चाहता है कि आपको इसी मुद्दे पर घेरे? क्योंकि आप जातीय जनगणना पर आपकी सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है, इसीलिए विपक्ष आपसे बार बार पूछ रहा है जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? जातिगत जनगणना पे हम बैकफुट पे कब गए मुझे समझ में नहीं आता है। विपक्ष का दिक्कत यह है कि होमवर्क प्रॉपर नहीं होता है अंजना जी। अब ये बताइए कि ओबीसी 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 आजकल जो गाना चल रहा है, इस ओबीसी के लिए किया क्या इन्होंने? आज तक एक संवैधानिक दर्जा तक तो दे नहीं पाए। मोदी जी ने क्या क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338B को उसमें डाला गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको समझिएगा, ये राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। रोहिणी आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी के लिए गठन हुआ था कि ये पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति, जिसे हम अति पिछड़ा ईबीसी कहते हैं, इनकी आज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है और इसके हिसाब से इनके लिए क्या करना चाहिए। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई उसने साफ साफ कहा कि आज की तारीख में अगर हम अति पिछड़ी सारी जातियों को ओबीसी के ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो लगभग 2600 जातियां होती हैं और इस 2600 जातियों में मात्र 18% जातियों को आरक्षण का बेनिफिट आज तक मिलते आया है 75 साल से। तो क्या अभी तक 75 साल से सरकार सो रही थी? और अब जरूरी है कि इनको जातिगत जनगणना करवा के आरक्षण का बेनिफिट उन लोगों में दिया जाए जिनको अभी तक इसका लाभ ही नहीं मिला है। एक सेकंड अजय जी, आपको टोक कर, एक सेकंड आपको टोक कर, मैं समझ रही हूँ। एक सेकंड अजय जी, एक सवाल सुनिए, सवाल को समझिए। देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप परसेप्शन के तौर पर, छवि के तौर पर आप बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन जाति के आधार पर वोट जब पड़ने लगता है तो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और इसीलिए ये बिसात 2024 के लिए बिछाई जा रही है। क्या वो बिसात आपके पैरों के नीचे की जमीन नहीं खींच सकती है? सवाल यह है ना, अगर तमाम क्षेत्रीय दल नए सिरे से, महिला आरक्षण देख लीजिए, आप इसको बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ओबीसी को क्यों नहीं दिया, तो जाहिर तौर पर जो बहुत बड़ा तबका है बहुसंख्यक वोटर में ओबीसी का है, वो आपकी तरफ देखेगा ना कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं इसमें दे रहे हैं। बहुत बड़ा तबका जो ओबीसी का है वो आज की तारीख में उस बहुत बड़े तबके का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं जो खुद एक ओबीसी है। विश्वास जगाने की वजह होती है कि आपने उनके लिए काम क्या किया। ये जो मैं भी आपको बता रहा था रोहिणी कमीशन, इसकी मायने समझिए। ये 18% कौन सी जातियां हैं जिन्होंने आज तक लाभ लिया और 82% जातियों को लाभ नहीं मिला। ये 18% वो जातियां हैं जो आज सत्ता में जो भी ओबीसी गाना गा रही हैं, जैसे लालू परिवार, जैसे स्टालिन परिवार, जैसे अखिलेश परिवार, ये लोग हैं और यही जातियां हैं जिनको आज तक लाभ मिला। अब जरा रोहिणी कमीशन की जब रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी उसके हिसाब से और जाति जनगणना उस हिसाब से हो जाएगी तो 100% आरक्षण उन लोगों को मिलेगा जिनको आज तक कभी लाभ ही नहीं मिला। अगर आप उठाइएगा एसटी वर्ग में, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, आप देखिए एसटी वर्ग में मीणा को छोड़ के आज की तारीख में आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा मीणाओं को मिला है। क्या बाकियों को नहीं मिलना चाहिए? तो आपकी योजना कहां फोकस रहेंगी, इस पे मोदी जी पहले ही काम कर चुके हैं। इनकी समस्या ये है कि ये जहां सोचना बंद करते हैं ना, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और आप कह रही है कि हमारे पैर के नीचे से जमीन, अरे जिनके पैर के नीचे से जमीन खुद नहीं है वो हमारे पैर के नीचे से क्या जमीन निकालेंगे? ओबीसी ओबीसी ओबीसी, राहुल गांधी को पता भी है ओबीसी क्या होता है कि ओबीसी करवाएंगे, जातीय आरक्षण करवाएंगे। यही राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी थे 1990 में लोकसभा फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हुए खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया। बाप ने विरोध किया, बेटा कह रहा है ओबीसी ओबीसी करवाएंगे।
कोई क्रेडिबिलिटी कहीं से बचती है? आपने काम किया साहब ओबीसी के लिए। लेकिन अजय जी, हमने तो काम किया है। आज जो एनसीबीसी बना है, ओबीसी महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में जी। 79 जाति हैं जिनको बुलाकर योगी जी समझाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा तो घबराए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आप रुक जाइए, अब अपनी दूसरी पारी का इंतजार कीजिएगा, मैं लौटूंगी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पाटिल साहब, आपके लिए आपको लग रहा है कि आपके पास सबसे धारदार हथियार जो बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण पर वार कर सकता है वो है जाति। इसीलिए जाति जनगणना, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। वरना आप भी महिला आरक्षण बिल लाए थे, तब आप लोगों के ये ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे कि ओबीसी को शामिल करना चाहिए। लेकिन अब आपको लग रहा है 24 में यही वो हथियार है जिसे हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर वार कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे जो किन टाइप स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स के, अजय आलोक जी, जो बहुत पढ़कर आते हैं, बीजेपी की बहुत पढ़ाई होती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि मीना एससी में नहीं, मीना एसटी में आता है। ये तो पहली उनकी गलती है। मीना एसटी में आता है, एससी में नहीं आता है। मीना इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरा एसटी बोला था भाई साहब, मेजोरिटी एससी बोला आपने, रिवाइंड करके देख लो। तो अभी करेक्ट मत करो, आपने गलती कर ली है। तो ये देखिए कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, अभी यादवों की, कुर्मियों की, नीचे से अलग अलग बातें करके ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी का खेल जो है ये बराबर ला रहे हैं। यार हम यही करें, यही मनुवाद है कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी करो और फिर वो ब्राह्मणवाद लाके यहाँ पर ला दो। ये इनकी नीति है। फिर उन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है ना, लेकिन एनसीबीसी पहले नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले था, अच्छे से काम कर रहा था। इन्हें ये नहीं पता कि 1993 में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसके साथ 10% का ईडब्ल्यूएस भी लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था। तो हमने ही सब कुछ किया है। और कांग्रेस 1947 में आजादी दिलाने के बाद सत्ता में आई तो 1947 में जन्म होते बराबर ही डिग्री की सर्टिफिकेट जो है वो हाथ में रख देनी चाहिए थी, इन्होंने कहा। एक ईमानदारी देखिए, इन्होंने बाप वगैरह निकाला है राहुल जी का, ठीक है, उन्हीं के बदौलत खड़े हैं यहाँ पर। प्रमोद महाजन जी को भी जाते जाते उनकी तारीफ करनी पड़ी थी, जो काम राजीव जी इस देश के लिए करके गए हैं, और शहादत भी दे दी है। तो इनको कहने दो, इनकी भाषा, इनकी मर्यादा, बात करने का लहजा, संसद से गली तक सब देख रहे हैं और आज टीवी पर भी देख लिया है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो जो काम हुए हैं उसकी आगे की बात है। अब वही राहुल जी है, वो कहते हैं कि 2010 में हमने ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, वो गलत था। ये मानने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। हाँ, हुई थी गलती, लेकिन आज अगर हम ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये कैसे महिला आरक्षण मिली? और अगर हम जातिगत जनगणना नहीं करते तो फिर जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो फिर रिसोर्सेज का अलोकेशन जो है वो इक्वली और इवनली कैसे होगा? अतुल जी, फिर यही करें। नहीं, मेरी एक ही बात बस। ठीक है, आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना सर। थोड़ा सा तो हम लोगों के भी सवाल का आप सम्मान रख लीजिए। और एक बार ये ग्राफिक्स भी देखिए कि 15% पर कांग्रेस सिमट गई 14 और 19 के चुनाव में ओबीसी वोट में, और 44% पर बीजेपी पहुंच गई। एक बार फिर से ग्राफिक्स दिखा दीजिए, इसकी वजह क्या है? क्या समझ में आता है आपको? और मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अब यही हथियार आपको दिख रहा है अगर आपको बीजेपी को हराना है। देखिए, न्याय की बात करना अगर हथियार है तो हाँ, हथियार है। न्याय दिलाने की बात है तो आज 75 साल के बाद अगर न्याय की बात होती है तो उसमें गलत क्या है? तो राजीव गांधी जी की इन्होंने बात कही, उन्होंने विरोध नहीं किया था, इन्हें याद नहीं है, देख लीजिएगा घर में जाकर इंटरव्यू। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी शिक्षा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ही इसका फायदा लेंगे, जैसा कि कुछ जातियों ने इस देश में अब तक फायदा लिया था। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा समय नहीं आया है, तो समय से काम करना यानी विरोध करना, ये इनकी भाषा होगी। जाकर एक बार इंटरव्यू देख लीजिए। तो ये बात जो चल रही थी अंजना जी, देखिए आप जैसी महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पर, अपनी होशियारी से, अपनी मेहनत से, अपने कष्ट से यहाँ तक, संघर्ष से यहाँ तक आई है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे, उन्हें लाना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे नागपुर जिले में हमने देखा कि ये आरक्षण मिला लोकल बॉडीज में, हाँ। तो एक जब दलित महिला जाकर 15 अगस्त से 26 जनवरी को झंडा फहराती है ना, तो वो लगता है कि हमने न्याय किया है। उन्हें भी लगता है कि हम बीच में खड़े गांव के, और गांव के उस जगह से जहां सत्ता चलती है, जहां अपने लिए निर्णय झंडा फहराना एक अधिकार होता है, जबकि अगर आरक्षण नहीं होता तो नहीं मिलता। तो जो अच्छी बात है उसे एक्सेप्ट करने में तकलीफ क्या है? ठीक है, ठीक है अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब। ये जो अभी अपना दलित प्रेम दिखा रहे हैं और एसटी प्रेम दिखा रहे हैं, तो जरा इनसे पहले ये बात पूछ लीजिए ना कि जब पहली एसटी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही थी
तो इनके अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी बुला दिया था। बड़ा इनका दलित प्रेम और आदिवासी प्रेम है। और अभी हाल के दिनों में लगातार कैसे कैसे बातें बोली गई हैं राष्ट्रपति के बारे में, उसके इनका दलित प्रेम तो झलका देता है। दूसरी बात, काका कालेकर कमीशन 1952 में बनी थी, 55 में रिपोर्ट सौंप दी गई थी। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पे 6 साल पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कशन होते रहा, क्या पिछड़ों और अति पिछड़ों की कैसे स्थिति सुधारी जाए, क्या आरक्षण का प्रावधान किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वर्ग सिधार गए, बहस करते करते किसी ने बात नहीं सुनी। ये थी कांग्रेस, और 61 में उसको रिजेक्ट कर दिया कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को। मंडल कमीशन, बीपी मंडल ने 30 दिसंबर 1980 को ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंप दी थी। 30 दिसंबर 1980 से लेकर 1990, 10 साल तक इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी की सरकार गिर गई, कानों पे जू नहीं रहेंगे ओबीसी के लिए। और उसके बाद जब वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तो उसका विरोध करने वाले राजीव गांधी थे। जाके आप देखिएगा, उन्होंने कहा था ये इनफैक्चुअल लॉ है, दिस इज एन इनफैक्चुअल लॉ, जिससे किसी का जिसका हमेशा नुकसान होगा, जिससे समाज में टकराव बढ़ेगा। ये उनके भाषण है, लोकसभा के आर्काइव में पढ़िएगा। इसीलिए आज ओबीसी पे झुंझुना जो आप दिखा रहे हैं, इसकी कार्रवाई की तैयारी रोहिणी आयोग ने पहले ही कर ली है। इसलिए झुंझुना बजाने से कुछ होगा नहीं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अतुल जी, निर्वाध रूप से नेता झुंझुना बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बात और सुन लीजिए कि जिसके दिमाग में मंडल हो और दिल में कमंडल हो, उनको इन सब बूबर भत्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपना काम करके दिखाया है कि ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती है कि 1358 विधायक में से 327 विधायक ओबीसी के हैं, आज हम गर्व से कहते हैं कि 27 ओबीसी के नया नारा दे दिया है। आज तक कभी रिप्रेजेंटेशन आपने दिया था? अजय आलोक जी तो छोड़ नए नए बीजेपी में आए, नया नारा दे दिया उन्होंने संजय जी लोगों की। खड़गे साहब ने बनाई, मुझे 16 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, वो भी कोई इंपॉर्टेंट पद नहीं। दिमाग में मंडल और दिल में कमंडल नहीं करते हैं। सरकार में क्या देंगे आप? आपके झूठ लफाजियों को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। छोटा सा जवाब, अब आप वैसी नाव हैं अजय जी डूबने वाली है, तो किसी का भी सहारा लेने को तैयार है। मिस्टर आलोक, ओबीसी 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 लगाते रहिए गाना ओबीसी का। जवाब दीजिए अतुल, छोटा सा। देखिए इनके मुंह से जो है ना असलियत जो है ना, वो बगल में छुरी जो है ना बाहर निकली गई आज। और इनको ये मैं याद दिला दूं कि ये अडवाणी जी थे जिन्होंने वीपी सिंह जी के सपोर्ट जो है वो सपोर्ट मंडल आयोग लागू करने के लिए हटा लिया था। ये इतिहास भी मैं उन्हें याद दिला दूं। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से, उन्होंने उसको लागू किया। ये बात ये भूल नहीं सकते हैं। और ये बात ये भी नहीं भूल सकते कि देश की अभिनेत्रियां, उनका भी अपना एक मुकाम है, ऐसा नहीं कि मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन देश की अभिनेत्रियां चलती है, देश की राष्ट्रपति नहीं चलती। वो संसद की प्रमुख है। इस देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है। लेकिन मुर्मू जी को वहां स्थान नहीं मिलता है। मंदिर में जब कुछ हुआ था, उनके साथ मंदिर में जाने से उनको मना कर दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर जू नहीं रहती है, एक शब्द नहीं निकालते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह धमकी देता है इन्हें, महिलाओं को शोषण करने वाला, लेकिन वो आज भी सांसद बना हुआ है और चैलेंज करता है। मैं क्रिकेट भी खेलना आता है, कबड्डी भी खेलने आता है, थोड़ा तो मारामारी भी करूंगा, किसकी हिम्मत है मेरे टिकट काटने की। ये इनका महिलाओं का प्रेम है। ये बात करेंगे हमारे साथ। 1991 में डिफेंस में कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार जी मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, तब महिलाओं को आरक्षण दिया था। इस महाराष्ट्र में महिलाओं को 50% आरक्षण है लोकल बॉडीज में, और पहला सत्ता संपत्ति का अधिकार जो है इस महाराष्ट्र में दिया था, पहला महिला धोरण आया था। तो ये ना सिखाए, लाया हमने ही था, आपने क्यों नहीं लाया। और आप अभी, आपको मौका है, हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ में हैं, आपको मौका है, दे दीजिए 33% महिलाओं को भी कोटा विदिन कोटा, क्या तकलीफ है। हो गया।